इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी बैंड थ्योरी या यूं कह लीजिए एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि जो सॉलिड्स जब बनते हैं तो उनमें एनर्जी बैंड जो होता है वो कैसे बनता है, उसके पीछे कौन से मेन कारक जिम्मेदार हैं। ये आज हम लोग डिटेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आज मैं आप लोगों को सबसे सिंपलेस्ट वे में समझाने वाला हूं कि जो सॉलिड्स में जो एनर्जी बैंड बनता है वो कैसे बनता है। ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो थर्मल फिजिक्स का ये 4 यूनिट है जो कि चल रहा है ऑलरेडी। इसके लेक्चर्स आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा। अब आया इसी पेपर का पार्ट बी जो कि सर्किट फंडामेंटल और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है। तो इसमें यूनिट नंबर 5 हम लोग कवर कर चुके हैं, उसके एक आध टॉपिक बचे हैं तो वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग इसी टॉपिक के साथ आज शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। अब इसमें जब आप सिलेबस में देखेंगे यूनिट नंबर 5 ये 4 थर्मल फिजिक्स के हैं। अब ये यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 5 तो हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 6 देखिए, ये जो यूनिट नंबर 6 है इसमें पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फर्मी लेवल। तो आपको ये पी और एन टाइप का जो क्लासिफिकेशन हुआ है या जो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन हुआ है या फर्मी लेवल पढ़ते वक्त आपको एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। इस पूरे यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं इनका जो फंडामेंटल है या इनके क्लासिफिकेशन का आधार ही है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पे ही हम लोग सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि कैसे सेमीकंडक्टर को हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया है। फिर फर्दर जब सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पे ही क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि आज आप लोग को जो सबसे डिटेल में और जो सबसे अच्छे से पढ़ना है वो पढ़ना है एनर्जी बैंड्स। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं। तो ये थ्योरी और ये नोट्स तो ये अपनी जगह है। पहले मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा देता हूं, सबसे सिंपलेस्ट वे में कि एनर्जी बैंड सॉलिड्स में बनता कैसे है। देखिए कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है, आप लोग जानते हैं वो अणु से मिलकर बना होता है और अणु भी परमाणु से मिलकर बना होता है। अब मैं यहाँ पे एक परमाणु का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और नाभिक में क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके बाहर जो एनर्जी, ये एनर्जी जो सेल्स हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। जो ये मॉडल है वो यही कहता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। ये न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और ये जो बाहर के ये एनर्जी सेल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फर्मियॉन्स होते हैं। एक पार्टिकल की कैटेगरी होती है फर्मियॉन्स। पार्टिकल को उसके स्पिन के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है, फर्मियॉन्स और बोसॉन्स। बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, जैसे फोटोन 0, 1, +-1, +-2, +-3, 0 उसमें इंक्लूडेड है। ऐसे स्पिन जिन पार्टिकल्स के होते हैं वो बोसॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे फोटोन हो गया। अब बचा ऐसे पार्टिकल जिनके स्पिन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, जैसे +-½ +-3/2 +-5/2। ऐसे पार्टिकल्स फर्मियॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इन पार्टिकल्स की एक विशेषता होती है कि ये पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किन्हीं भी 2 फर्मियॉन्स, मतलब किसी एक ही, मैं एटम की बात कर रहा हूं, किसी एक ही परमाणु में जो फर्मियॉन्स पार्टिकल होते हैं वो 2 फर्मियॉन्स के चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो उसमें से किसी एक पार्टिकल को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस एनर्जी लेवल में। यही कारण है कि लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी एनर्जी सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकते हैं। एक का अगर स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा। इसी प्रकार दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आ गया, स्पिन अप और स्पिन डाउन। ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। ठीक है, आप के एल एम एन वो जो सेल्स है उस पर मत जाइएगा, सब सेल्स पे जाइए। जैसे आप लोग जानते हैं एस हो गया, पी हो गया, एस पी डी एफ जो आप पढ़े हैं, तो इसमें जो एक बॉक्स बनता है वो प्रत्येक बॉक्स में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन। अगर किसी कारणवश मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको भरना हुआ, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस माइनस हाफ होता है, तो या तो उसका प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो अगर मैं प्लस हाफ भरता हूं तो ये और ये इलेक्ट्रॉन दोनों का सारी क्वांटम संख्याएं या बराबर हो गए, तो ऐसे में ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो बाहर चला जाएगा, इसीलिए उसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। यानी निष्कर्ष ये मिला कि आप एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम में एक हो सकता है, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन के साथ। आप इसको जरूर याद रखिएगा ये सारे फैक्ट, वरना बैंड कैसे बनता है वो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे एसपी हो गया, इसमें 2 और ये 2 अप और डाउन के साथ मैक्सिमम, ये एस अगर सब सेल है 2, पी में आप जानते हैं 6, इसी प्रकार डी होता है, एफ होता है। तो मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस अब आप यहां पे ध्यान दीजिए जो मैं बताना चाहता हूं। अब मैं इसी एनर्जी लेवल को एक आइसोलेटेड एटम, मान लीजिए एक कोई एटम है, एक आइसोलेटेड एटम का मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस के बाद ये पहली कक्षा ये मैंने बना दिया है, ये ग्राउंड लेवल, फिर उसके बाद ये पहला कक्षा ये हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और इसी प्रकार ये एनर्जी सेल्स, एनर्जी लेवल्स बने होते हैं। अब मान लीजिए एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, इसमें मैंने भर दिया स्पिन अप स्पिन डाउन, फिर इसमें मैंने भर दिया ये स्पिन अप इसमें डाउन। मान लीजिए टोटल हमें जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2 2 4 2 6, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक बचा तो एक मैंने इसमें भर दिया। अब ये एक आइसोलेटेड एटम का ये डायग्राम है एनर्जी लेवल। मान लीजिए इसी में अगर आप एक और भरते हैं तो या तो स्पिन अप का भरेंगे या स्पिन डाउन का, तो कोई चाहे अप का भरिए चाहे डाउन का, वो इन दोनों के साथ कोई ना कोई इसका ओरिएंटेशन मैच कर जाएगा। तो ऐसे में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्स को एक्सक्लूड कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा मतलब यहां से बाहर निकाल देगा, उसको आके यहां पे या इसमें, अगर स्पिन डाउन होगा तो वो इसमें आके बैठ सकता है, लेकिन अगर उसका स्पिन अप हुआ तो वो इसके साथ नहीं बैठेगा, फिर वो दूसरे में आके यहां पे स्पिन अप यहां पे पेयरिंग कर लेगा, इसके साथ फिर स्पिन डाउन वाले ही इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। समझ में आया ना? यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि किसी भी एक लेवल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, इसमें पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, और डीप में जाएंगे तो वो फर्मियॉन्स की प्रॉपर्टीज भी इन्वॉल्व है। अब क्या है कि जब कोई भी सॉलिड बनता है तो ढेर सारे एटम को पास लाया जाता है। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, इसका एनर्जी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं मान लेता हूं, मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और ये मान लीजिए ये है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसी प्रकार ये मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लेवल है। अब ढेर सारे देखिए ये एक एटम का, एक आइसोलेटेड एटम का ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब कोई भी सॉलिड बनता है तो ढेर सारे एटम एक पास आएंगे तब जाके सॉलिड बनेगा। तो मान लीजिए सॉलिड बनाने के लिए मैं ढेर सारे एटम को पास लाता हूं, तो वो सभी एटम्स के भी तो एनर्जी लेवल डायग्राम सिमिलर होंगे। जैसे मान लीजिए ये किसी मटेरियल, मान लीजिए किसी एक्स मटेरियल का एक एटम है, तो ये भी उसी एक्स मटेरियल का एक एटम है, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है ऐसे ही होगा। मान लीजिए मैं भर देता हूं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए उस मटेरियल में, तो 6 और ये 7वां एक इसमें आ गया, फिर एक और आएगा इसी में, तो ढेर सारे एटम्स की ये एनर्जी लेवल एक साथ आ गए। तो अब ढेर सारे करोड़ों एटम आएंगे, करोड़ों छोड़िए, मैं केवल यहीं पे एक और एटम ला दिया, मतलब 2 ही एटम से मिला के मैं सॉलिड बना रहा हूं। देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ये दोनों पास आएंगे तो देखिए ये एनर्जी लेवल तो मैच कर गया इनका। अब आप वहां पे पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और फर्मियॉन की प्रॉपर्टी लगाइए कि किसी भी एनर्जी सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अभी अगर सेम एनर्जी लेवल का ये हो गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? ये इफेक्टिवली 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इन चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूंकि ये इसका स्पिन अप है, इसका भी अप, तो प्रॉब्लम होगा, इसका डाउन, इसका भी डाउन, तो यहां पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट होगा। और चूंकि ये फर्मियॉन है तो इनके देवता है पाउली। ये जान लीजिए कि पाउली जो है वो फर्मियॉन्स जो पार्टिकल होते हैं उनके देवता है। यानी फर्मियॉन्स पार्टिकल चाहे कुछ भी हो जाएगा, वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हर हाल में मानेंगे। तो ये क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग तो एक ही एनर्जी लेवल में 4 लोग हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये प्रॉब्लम हो गई, हम लोग को 2 ही को रहना है, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन के साथ। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन चारों की एनर्जी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये तो केवल 2 एटम है, इसी तरह अगर 10 एटम हुए तो एक ही एनर्जी लेवल में आप समझ जा रहे हैं कितने हो जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन। अब करोड़ों हैं इसी तरह, तो एक ही एनर्जी लेवल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन बैठेंगे कैसे? ये तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर गया। और पाउली इनके भगवान है, वो अपने उनका प्रिंसिपल ये हर हाल में इनको मानना है। तो ये लोग क्या करते हैं? एक समझौता करते हैं।
समझौता ये होता है इनके बीच में कि ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मतलब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा। मान लीजिए ये 2 भागों में बट गया, मैं सिंपलेस्ट केस बता रहा हूं, 2 भागों में बट गया तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इस प्रकार से स्प्लिटिंग होगा कि इनका एवरेज एनर्जी अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये स्प्लिटिंग हो गया, अब इसका एनर्जी मान लीजिए 0.5, ये नीचे वाले का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका एवरेज आप निकालेंगे 1.5 प्लस 0.5 तो ये कितना हो गया, ये 2/2 ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तो इससे होगा क्या कि एक ही एनर्जी लेवल जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था अब वो 2 एनर्जी लेवल में टूट गया, एक 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एक 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं बस आपको समझाने के लिए सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूं कि इस प्रकार से स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में चले जाएंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी वायलेट नहीं होगा और यहां पे सारा काम भी हो गया। अब अगर इसी प्रकार से 1 लाख अगर एटम मिलकर सॉलिड बनाएंगे तो प्रत्येक एनर्जी लेवल का जो स्प्लिटिंग होगा वो 1 लाख एनर्जी लेवल्स में होगा और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह ये छोटे छोटे जो एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होगा उसमें आके बैठ जाएंगे। तो ये जो आइसोलेटेड एटम का एक एनर्जी लेवल डिस्क्रीट दिखाई दे रहा था, अब अगर 1 लाख एटम है तो 1 लाख एनर्जी लेवल डिस्क्रीट एकदम एक जगह एकदम क्लोजली स्पेस्ड, एकदम छोटे से जगह में क्लोजली स्पेस्ड 1 लाख एनर्जी लेवल दिखाई देंगे। तो ये आपको एक बैंड, एनर्जी बैंड की तरह दिखाई देगा। अब यहां पे आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं दिखाई देगा, ध्यान दीजिए, आइसोलेटेड एटम में एक एनर्जी लेवल था, डिस्क्रीट था, लेकिन अगर 1 लाख एटम मिल के सॉलिड बनाते हैं तो ये जो एनर्जी लेवल है इनका 1 लाख स्प्लिटिंग हो जाएगा और वो सारे 1 लाख एनर्जी लेवल्स बहुत ही छोटे से स्पेस में क्लोजली स्पेस्ड अलग अलग एनर्जी लेवल में पैक हो जाएंगे। तो अब ये आपको डिस्क्रीट न दिखाई देके एक एनर्जी का रेंज दिखाई देगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में 1 लाख एनर्जी लेवल्स आपको होंगे इसमें। तो अब ये डिस्क्रीट ना दिखाई देके आपको एक कॉन्टिन्यूअस बैंड के रूप में दिखाई देगा, इसी को बोला जाता है एनर्जी बैंड। और ये जो स्प्लिटिंग होती है ये जो आउटर सेल्स हैं उनमें ज्यादा होती है, क्योंकि जब दूसरा एटम इसके पास आएगा ना तो ये जो बाहर के जो सेल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे 2 एटम का आप यहां पे बनाएंगे जब सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये दोनों के ये जो आउटर सेल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। उनके ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो एनर्जी बैंड के रूप में देखने को मिलता है। अब मेरे ख्याल से इसका मौलिक कारण आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एनर्जी बैंड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये एनर्जी बैंड में बट जाते हैं। अब मान लीजिए मैं इसका एनर्जी बैंड बनाया, अब देखिए ये वाला स्प्लिटिंग हुआ, पतले पतले ये एनर्जी बैंड, उसी प्रकार इसका ये एनर्जी बैंड बना। अब इसको एक बॉक्स के रूप में बनाइए। अब ये आइसोलेटेड एटम नहीं, अब ये किसी न किसी सॉलिड का एनर्जी बैंड है, ये यहां तक हो गया और ये इसमें हो गया। अब ध्यान दीजिए, जितने बैंड में ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये प्रत्येक जो छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इसके अंदर हैं जो हमें दिखाई नहीं देगा, उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, ये सब में बैठ जाएंगे। तो जहां तक 2-2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी पूरी तरह से, तो वहां पे वो आउटर वाला जो सेल होगा वहां तक का हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और ये वाला देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस वाले एनर्जी लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन था और इस वाले एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों पास आए तो 1 में 2 तो हो गए, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि ये जो दोनों हैं इनकी पेयरिंग नहीं होगी। जैसे यहां पे मान लीजिए ये पी सब सेल में फंसे, तो एक अगर इसमें होगा अप स्पिन के साथ तो दूसरा अप स्पिन के साथ इसमें होगा। आप सेम में ये अप स्पिन के साथ दोनों को नहीं रख सकते, इनकी पेयरिंग नहीं होगी, यानी ये दोनों अलग अलग रहेंगे, अलग अलग सब सेल में रहेंगे। तो यहां पे ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हुए भी उन सभी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे और इस बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां ढेर सारे हैं फिर भी इनकी पेयरिंग नहीं हो पाई है, ये फ्री हैं, एक दूसरे से बंधे नहीं हुए हैं, आजाद हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में इन्हीं का रोल होता है, इसीलिए इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, ये एक ही बॉक्स में अप और डाउन स्पिन के साथ बंध गए हैं, तो ये फ्री नहीं है, जबकि यहां वाले ये फ्री हैं। तो ऐसे बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एक एनर्जी का गैप होता है, इस गैप को हम लोग बैंड गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है।
अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, ये जो बैंड गैप होता है, इसी बैंड गैप के आधार पे ही सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स में, क्योंकि ये बैंड गैप में कोई इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं होता है। समझ में आया? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बैंड गैप कहते हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों आके आपस में मिल जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये जो बैंड गैप हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो जब बैंड गैप जीरो होगा तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से कंडक्शन बैंड में फ्री होकर घूमने लगते हैं। तो ऐसे मटेरियल में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और वो कंडक्टर होते हैं। जबकि इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, अच्छा एक बात सुनिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा तो वो पेयरिंग बना के रहेगा, फंसा रहेगा, वो फ्री नहीं होगा। वही इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी पाके कंडक्शन बैंड में चला जाए तो वो फ्री हो जाएगा। तो जिस भी मटेरियल में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, वैसे मटेरियल को आप चाहे जितना एनर्जी दीजिए उसके वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कभी भी कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे मटेरियल इंसुलेटर होते हैं, अचालक होते हैं, क्योंकि उनके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब वैलेंस बैंड में पेयरिंग बना के बैठे रहते हैं। अब ऐसे भी मटेरियल आते हैं जिनका ये जो बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। ऐसे मटेरियल की एक खास विशेषता होती है, जब टेम्परेचर कम कर देंगे तो इनके कंडक्शन बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आके पेयरिंग बना के बैठ जाते हैं, यानी ऐसे मटेरियल इंसुलेटर की तरह, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उन्हीं को आप एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग तोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, घूमने लगते हैं फ्री, और ऐसे मटेरियल फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर बोला जाता है, अर्धचालक। ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे अचालक यानी इंसुलेटर बन जाते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर पे वो कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों? आपको पता चल गया, क्योंकि इनका एनर्जी बैंड गैप रिलेटिवली कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के आसपास होता है। ऐसे में अगर आप इनको एनर्जी देंगे, हीट देंगे, उसमें ऊर्जा देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इनके वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाता है एनर्जी पाकर, और कंडक्शन बैंड में जाके फ्री हो जाता है, तो वो कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये यहां पे मैंने आपको समझाया, बाकी सब क्लासिफिकेशन में समझाएंगे, ठीक है। अभी मुझे केवल आपको इसमें इतना समझाना था कि ये बैंड बनता कैसे है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक। आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो एक बार मैं फिर इस पे आऊंगा, ठीक है ना। अब इससे आगे मैं इसमें इस टॉपिक में नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें केवल मेरा मकसद था आपको एनर्जी बैंड समझाना, ठीक। जल्दी से हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। Every material is made of atoms, and in the center of every atom there is a positively charged nucleus around which negatively charged electrons revolve in discrete energy levels. When a large number of atoms are brought close together to form a crystal, each atom will exert an electric force on its neighbor. Therefore, each energy levels of isolated atom is split into many energy levels. This large number of discrete and closely spaced energy levels form an energy band. जो अभी मैं समझाया वही चीज है, मैं दोबारा इस पे ज्यादा समय नहीं दूंगा। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में चक्कर लगाते हैं। जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर क्रिस्टल यानी सॉलिड का निर्माण करते हैं, तो ऐसे में प्रत्येक परमाणु अपने आसपास के दूसरे परमाणु पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, और इसमें पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण आइसोलेटेड एटम के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कई छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स में बंट जाते हैं। ये बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल एक एनर्जी बैंड का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, यही डायग्राम में अभी आपको समझा रहा था कि देखिए जो ये आइसोलेटेड एटम, एक एटम का जो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा, जबकि जब आप इसको मिला के क्रिस्टल बनाएंगे तो अब इसी का देखिए स्प्लिटिंग हो गया वेरियस एनर्जी लेवल में। क्यों स्प्लिटिंग हुआ मैं बता चुका हूं। तो ये सब क्या बना दिया? बैंड बना दिया। जहां तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पूरी हो जाएगी वो हमारा वैलेंस बैंड कहलाएगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दो का पेयर बना के बैठे हैं, ये फ्री नहीं है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, वो अकेले फ्री घूम रहा होगा क्रिस्टल में, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे। और इसके ऊपर के जो बैंड है फिर वो क्या होंगे? वो अनफिल्ड होंगे, खाली होंगे।
अभी तो जब आप एनर्जी देंगे तो यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर बनाए हैं ये अपना पेयरिंग तोड़ के यहाँ कंडक्शन बैंड में आके फ्री हो जाएगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है इसको बैंड गैप कहते हैं, जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं। यही बैंड गैप की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये मटेरियल कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा कि सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है ना। ये बैंड गैप बहुत ही मायने रखता है, ठीक। अब यहां पे नोट में पढ़िए, द एनर्जी बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। The electrons in outermost orbit of an atom are known as valence electron. This band may be completely or partially filled. The energy band वह एनर्जी बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं यानी वैलेंस बैंड कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखिए आगे, द एनर्जी बैंड इन विच कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वह एनर्जी बैंड जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे चालन बैंड कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, द फ्री एनर्जी स्पेस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप। वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच के फ्री एनर्जी स्पेस को हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक। तो ये एनर्जी बैंड थ्योरी था। अब एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पे हम लोग सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, जिसमें बैंड गैप की वैल्यू मायने रखेगी। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ताकि ये लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए। वैसे भी मैं इसमें केवल एनर्जी बैंड थ्योरी पे फोकस करना चाहता था, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है और उसमें कैसे एनर्जी बैंड्स क्रिएट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बैंड गैप, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कैसे बनता है, और उनकी वैल्यू ही निर्धारित करेगी कि वो सॉलिड कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा कि सेमीकंडक्टर होगा। क्लियर। ये सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।